2019 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और चार नौकरी छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। एक बार आपने तैयार कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आप यूपीएससी और यूपीपीएससी एक साथ भी दे सकते हैं। डिजिटल माध्यम का मतलब मैंने ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था, मैंने टेलीग्राम का प्रयोग किया था सिर्फ। 2022 यूपीएससी का परिणाम आ चुका है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के बातचीत के क्रम में आज मैं हूं अनिरुद्ध पांडे जी के पास। आपका चयन 2020 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 2021 में नायब तहसीलदार, 2022 में डीएसपी, 2022 में 64वें रंग के साथ आईएएस में आपका चयन हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाम जो माता पिता ने रखा, हमें लगता है कि पूर्व में उनको पता था कि आप, जैसे अनिरुद्ध का मतलब क्या होता, आप डिफाइन करें, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। जी, अनिरुद्ध का अर्थ होता है कि जिसके राह में कोई अवरोध ना हो। जी जी जी। 2019 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और चार नौकरी छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने, क्या आप मानते हैं इसको? जी, इसमें लक फैक्टर भी होता है, जिसे ईश्वर की कृपा भी उसमें बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, लक तो सर कर्म से ही बनता है। कर्म, आप कर्मयोगी हैं, वो दिखाई पड़ रहा साक्षात। और इतनी सादगी से पहली बार मैंने किसी से समय लिया, आपके पास में आया और आपने समय दिया। सर, पारिवारिक परिवेश निश्चित रूप से संस्कारों का असर है। कितनी भी आप पाश्चात्य संस्कृति में आ जाएं, कितनी भी अच्छी मॉडर्नाइज पढ़ाई पढ़ लें, लेकिन जो संस्कार होता है वो आगे चलता है। सर, पारिवारिक परिवेश के बारे में ज़रा बताएं। जी, मेरे परिवार में मेरे फादर हैं जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, वो 2020 में रिटायर हो गए। और मेरी मदर हैं जो हाउसवाइफ हैं। मेरी सिस्टर है, वो एमबीबीएस कर रही है इस समय फाइनल ईयर में केपीसी मेडिकल कॉलेज में। और मेरा भाई अभी 12th पास हुआ है और इस साल वो नीट दिया है और एमबीबीएस में एडमिशन लेगा। आपकी दो जर्नी है, एक एजुकेशनल जर्नी है, उसके बाद आप एक बार कंपटीशन में जब आप उतरे हैं, तो आप दोनों जर्नी को डिफाइन कर दीजिए। जी, एजुकेशन मेरी, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कई जगह हुई है, तो मेरी एजुकेशन भी केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारत में कई जगह से हुई है। 10th और 12th मैंने पुणे से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। आपका ऑप्शनल क्या था सर? जी, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। तो ये कैसे उल्टा पुल्टा सारा सिस्टम आपके साथ हो गया, जहाँ इंजीनियरिंग, उसके बाद आप आर्ट भी ले लिए, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, आप ये कैसे हुआ? जी, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने के पीछे मेन रीज़न ये था कि उसका जीएस के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। उसके अलावा उसका सिलेबस भी लिमिटेड है और मार्क्स फेचिंग पोटेंशियल भी उसका काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मैंने पीएसआईआर का चयन किया, सिविल इंजीनियरिंग का नहीं। लेकिन सर, उसमें हमने देखा कि मैटर भी बहुत कम उपलब्ध है मार्केट में। जी, मैटर अब आजकल इंग्लिश मीडियम के लिए सुब्रा रंजन मैम है, उनका मैटर मैंने पढ़ा था, उनके नोट्स पढ़े थे, तो वो काफ़ी यूज़फुल थे। आपको सिविल में जाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? पापा जी तो डिफेंस में थे, बता रहे थे आप। डिफेंस में एक सैनिक और सिविल दोनों का कंपेयर नहीं होता है, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? जी, सिविल सर्विसेज में मेरे और भी कई रिलेटिव्स हैं, वो सिविल सर्विसेज में भी हैं, तो उनसे उनका देख के और उनका भी प्रेरणा मिली मेरे को। बाकी जो मेरे कॉलेज में भी कई सारे मित्र थे मेरे, वो लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उससे भी प्रेरणा मिली। ये कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? जी, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2020 में मैंने दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स में नहीं चयन हुआ था। उसके बाद 2021 और 22 में मेरा मुख्य परीक्षा में चयन नहीं हुआ था। तो ये पहला 2022 में मेरा इंटरव्यू था, जिसमें 64 रैंक मेरे को प्राप्त हुई। आपका आईएएस और पीसीएस दोनों साथ में निकला है। पीसीएस में एक ही सत्र में हुआ, आईएएस में भी हुआ। लोग जो कहते हैं कि दोनों की तैयारी में भिन्नताएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों की तैयारी आपने किस तरह से की थी? जी, दोनों की तैयारी में इस साल तक खास करके काफ़ी सिमिलैरिटी थी, क्योंकि ऑप्शनल विषय भी था और जो कि अब हट गया है पीसीएस से। और ऑप्शनल के अलावा जीएस का भी सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न काफ़ी हद तक सेम था। तो उसके लिए जो चीज़ें अलग हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी का पेपर या फिर ऑप्शनल के कुछ अलग सिलेबस के पॉइंट्स, उन सबको आप अलग से तैयार कर लें। यूपी जीएस के लिए यूपी स्पेशल जो भी है वो सब आप अलग से तैयार कर लें, तो आप एक बार आपने तैयार कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आप यूपीएससी और यूपीपीएससी एक साथ भी दे सकते हैं।
3 असफलताएं आपको मिली हैं। सफलता तो आपको शुरू से मिली है, यूपी पीसीएस पहले ही चयन हो गया, 2 बार चयन हुआ आपका, लेकिन आईएएस में 3 बार चूके भी हैं आप। जो चूक हुई वो कहाँ चूक हुई आपसे? जी, वो चूक मेरी यही थी कि मैं पढ़ाई करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था और प्रैक्टिस करने पे कम फोकस कर रहा था। इसके कारण मैं पहली बार जब प्री में मेरा नहीं हुआ तो मैंने टेस्ट कम दिए थे, काफ़ी कम, 5 टेस्ट या ऐसे काफ़ी कम टेस्ट दिए थे। उसके बाद जब मेरा 2 बार मेंस में नहीं हुआ, उस बार भी मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था और आंसर राइटिंग पे कम फोकस कर रहा था। इस वजह से मैं मतलब मेरे को असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था। सर ये सिविल एक बहुत ब्राट है, ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी 6 महीने में 1 साल में होती। इसका मतलब कि ग्रेजुएशन करते समय आप लगे थे, आपका टारगेट पहले से था? जी, मैंने ग्रेजुएशन के 2nd और 3rd ईयर से ही पढ़ाई सिविल सर्विसेज की शुरू कर दी थी। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? जी, कोचिंग मैंने क्लासेस तो कहीं से नहीं की हैं, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, और उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैंने प्रैक्टिस की, जिससे मतलब मैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर पाया और मेंस में मार्क्स भी आए ठीक। इस समय डिजिटल गैजेट्स बहुत आ गए हैं मार्केट में। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो रहा है, अब बहुत कुछ चेंज नहीं, एकदम पलट गया कह सकते हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट में बड़ा घाल मेल हो गया, हमारी अवधी भाषा में कह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन डिजिटल गैजेट्स का सामना करते हुए, क्योंकि जितनी आपके पास सामग्री मार्केट में है, सब कुछ किताबों में ही नहीं है। आपने कैसे इसका मैनेजमेंट किया? जी, डिजिटल माध्यम का मतलब मैंने ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था। मैंने टेलीग्राम का प्रयोग किया था सिर्फ, और गूगल सर्च का। टेलीग्राम पे कई सारे टॉपर के चैनल हैं जहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं और गाइडेंस मिल जाती है। इसके अलावा जो गूगल पे सर्च करेंगे आप अगर मेंस के सिलेबस के पॉइंट्स, तो काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा मेरी ज़्यादातर पढ़ाई पुरानी किताबों और नोट्स के ऊपर ही बेस्ड थी। आप एकेडमिक में कैसे स्टूडेंट थे? टॉपर थे या एवरेज थे, या काम से किस तरह के थे आप? जी, एकेडमिक्स में 10th और 12th में मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैं बहुत ही अच्छा टॉपर तो हमेशा से नहीं था, लेकिन 92% मेरा 12th में था, 92.6%, और 10 CGPA मेरा 10। सर 90 के बाद भाग्य शुरू हो जाता है, वो फिर परसेंटेज नहीं, 90 तक जो बच्चा पा जाता है, मैं 10 को मान के चलता हूँ, कापी जिसके हाथ में चली गई, ये कोई बहुत काउंट नहीं करता। जो लोग पॉइंट से परेशान हो जाते हैं, 97, 96, ये कोई मायने नहीं रखता है, कंपटीशन में मायने रखता है। सर ये बताएं कि आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज़ होता है सिविल में। तीनों फेज़ में प्री और मेंस की तैयारी आपने एक साथ की थी या अलग अलग की थी? जी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं सिलेबस के जो दोनों में कॉमन है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए प्री और मेंस की तैयारी मैंने एक साथ ही की थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल, इनके लिए अलग से मेंस की सिर्फ तैयारी करनी पड़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कई सारे फैक्ट्स हैं, मैपिंग है, जो सिर्फ प्री में ही आती है, तो उसके लिए प्री की भी तैयारी अलग से थोड़ी करनी पड़ती है। इसके लिए मेंस के लिए आपने जो जीएस पोर्शन, जीएस के लिए आपने कैसी बुक लिस्ट फॉलो की? जी, जीएस के लिए मेरी बुक लिस्ट वही सेम थी जो प्री के लिए थी, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए, और यही सारी चीज़ें जो भी प्री में फॉलो की थी, क्योंकि जीएस के सिलेबस में काफ़ी ओवरलैप है, मतलब इंटीग्रेटेड तैयारी प्री और मेंस की मैंने की थी जीएस के लिए। जी, अच्छा। ये इथिक्स एक पेपर होता है आपका, इथिक्स की तैयारी कैसे की थी? जी, एथिक्स की तैयारी के लिए मैंने लेक्सिकॉन एक बुक आती है, उससे नोट्स बना लिए थे पॉइंट वाइज, जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं एथिक्स के पेपर के 7 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं और या आप टॉपर कॉपीज़ पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और कैसे उनका आंसर लिखना है। तो उसके लिए मैंने टॉपर्स कॉपी का भी प्रयोग किया था। GS2 CSAT एक पेपर होता है और बहुत सरदर्द होता है, दिक्कत तलब होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? जी, GS2 का CSAT का पेपर इस बार भी काफ़ी कठिन आया था, और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मेरे को
उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट के देखे थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा जो भी टेस्ट सीरीज़ आती हैं सीसैट की, अगर आप 2-4 टेस्ट उसके लगा लेंगे तो काफ़ी सहजता होगी उसको पास। जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका लोग हल्के में ले लेते हैं, इसीलिए लोग मात खा जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में गंभीरता से कि जो है एक अपना विचार व्यक्त करें उस पर। जी, कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो मेंस में होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या और आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको इंग्लिश पे शुरू से ध्यान देना चाहिए, और ये अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपकी हिंदी कमज़ोर है तो भी यही चीज़ रहती है। तो आप उसको एंड के लिए ना छोड़िए, क्योंकि एंड में बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है, जीएस रहता है, ऑप्शनल रहता है, ऐसे रहता है, तो फिर वो छूट ही जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका ये विषय कमज़ोर है तो आप उसको प्री के जस्ट बाद, इस समय जो जैसे अभी समय प्री का एग्ज़ाम हो गया, तो इस समय अगर आप पढ़ें तो सबसे अच्छा है। लास्ट फेज जो साक्षात्कार का होता है, इसमें फेल होने पे बहुत तकलीफ होती है प्री मेंस में जाने के बाद, उसकी रणनीति आपने कैसे बनाई थी? जी, साक्षात्कार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था साक्षात्कार के समय, और 5 से 6 घंटे, जबकि प्री और मेंस के दौरान सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, लेकिन साक्षात्कार के दौरान मैं 5 से 6 घंटे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था, ताकि करंट अफेयर्स मेरा तैयार रहे। इसके अलावा डैफ 2 जो होता है या डैफ 1, उसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके ऊपर नोट्स बना लीजिए। तो जब आपका करंट अफेयर्स और डैफ दोनों तैयार रहेगा अच्छे से, इसके बाद आप कुछ मॉक टेस्ट दे दीजिए, मॉक इंटरव्यूज़, तो उससे आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाती है। एक प्रश्न ऐसा ज़रूर होगा साक्षात्कार में जिसने आपको परेशान किया होगा, असहज किया होगा वहाँ पर, वो आपको आज भी याद आता होगा सपने में सिलेक्ट होने के बाद, वो कौन सा प्रश्न है? जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न तो मेरे से नहीं पूछे गए थे, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे ध्यान में आता है वो यही है कि मेरे से पूछा गया था कि बैंकिंग सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। उसके ऊपर मेरे से सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मेरे को बाद में जब आके मैंने पढ़ा भी, वो इंटरनेट पे देखा, तो मुझे लगा कि इसका काफ़ी बेहतर उत्तर दिया जा सकता था। बहुत पुअर कंडीशन में छात्र हैं जो सिविल की कल्पना करते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण नहीं आ पाते हैं यहाँ तक। और आजकल कोचिंग का ऐसा हवा खड़ा कर दिया गया है कि लोगों के अंदर 2 चीज़ घर कर गई। पहली चीज़ तो इंग्लिश मीडियम, दूसरी चीज़ कोचिंग। ये दोनों जो वियर नहीं कर सकते हैं गरीबी के कारण, उनके लिए आप राय दीजिए, क्या करें? जी, पहली बात तो यह है कि आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हिंदी का परिणाम भी काफ़ी अच्छा है। कई टॉपर्स भी हिंदी मीडियम के, कई लोग आईएएस भी बने हैं हिंदी मीडियम से, तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिंदी में आजकल काफ़ी रिसोर्स भी हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। इसके अलावा जो कोचिंग है वो मैंने तो कोचिंग क्लास कहीं से की भी नहीं थी, और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट के दौर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से ही मिल जाती है। तो इसके अलावा एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ें तो मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी है। नोट्स कैसे बनाते थे? कोचिंग जो प्रोवाइड करता था या नोट्स सेल्फ आप बनाते थे? जी, नोट्स मैंने सारे खुद ही से बनाए थे, क्योंकि मैंने कोचिंग की नहीं थी। तो मैंने सारे नोट्स खुद ही से बनाए थे, कई अलग अलग सोर्सेज से उनको मिला के तैयार किया था। जैसा मैंने पहले बताया था, डिजिटल गैजेट्स की वजह से टाइम मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कतें हैं, कि आपकी रूटीन क्या था पढ़ाई का, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, मेरा रूटीन वही था कि 10 से 12 घंटे मैं पढ़ाई बैठने का प्रयास करता था, जिसमें से 6 से 8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई हो पाती थी। तो मैं सुबह उठ जाता था, जल्दी 5 बजे उठ जाता था, और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देता था। पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है आपकी? जी, पढ़ाई के अलावा मेरी रुचि है फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल फॉलो करना मेरी रुचि है। इसके अलावा यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो देखना भी। सर की रुचि ऐसी है कि यहाँ परफॉर्म किया भी नहीं जा सकता किसी चीज़ का। चलिए ठीक है सर, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए लास्ट में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आज के समय में। जी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है। जेरेमी बेंथम का एक कोट है, कंसिस्टेंसी इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज़। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने का प्रयास करिए, निरंतरता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बनाए रखने का प्रयास करिए, और मेहनत करते रहिए, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
सर का कहना है कि डिजिटल गैजेट्स इतने हैं, यूट्यूब में सब कुछ आज है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी छात्र, गरीब छात्र भी सेलेक्ट हो रहे हैं और आज का परिणाम भी ये बता रहा है। और निरंतरता बनाए रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टूडेंट से बात करने। थैंक यू।